अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जूनियर डॉक्टर्स, माय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर प्रोफेसर मियां मोहम्मद अज़हर, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन स्पेशलिस्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सैक्रोइलिक जॉइंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट joint, or and this joint is between the sacrum and the iliac bone of the pelvis. ये pelvis के दोनों तरफ होता है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। और ये जॉइंट जो होता है ये इट इज़ बाउंडेड और इट इज़ स्ट्रेंथन्ड बाय द स्ट्रॉन्ग लिगामेंट विच आर बोथ anterior on the anterior side as well as on the posterior side. एंटीरियर साइड पे एंटीरियर सैक्रोइलिक जॉइंट होता है जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, जबकि पोस्टीरियर साइड पे तीन लिगामेंट्स होते हैं जो कि इसको स्ट्रेंथन करते हैं। इनको हम आइलियोलंबर लिगामेंट्स, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट कहते हैं। ये एक बहुत मजबूत जॉइंट होता है। इट इज एंटीरियरली this joint anteriorly is a true synovial joint, whereas posterior part of this joint is the fibrous joint. इस जोड़ में बहुत कम हरकत होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका बेसिक जो काम होता है इज टू ट्रांसमिट द फोर्सेस फ्रॉम द अपर लिम्स टू द पेल्विस, थ्रू द पेल्विस टू द लोअर एक्सट्रीमिटी। इसको हम शॉक अब्जॉर्बिंग जॉइंट भी कहते हैं। सैक्रोइलिक जॉइंट की अगर हम इनर्वेशन की बात करें तो इट इज बोथ फ्रॉम द एंटीरियर एज वेल एज फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड, दोनों साइड। एंटीरियरली it is innervated by the lumbosacral plexus, and posteriorly it is innervated by the medial branch of L4, dorsal rami of L5, and lateral branches of S1, 2, 3 and 4. Pain pattern in sacroiliac joint. बेसिकली सैक्रोइलिक जॉइंट को एग्जैक्ट क्लिनिकल डायग्नोज करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है और एक स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि हम करके या ब्लॉक लगाकर हम इसको दूसरी चीज़ों से रूल आउट करके डायग्नोसिस करते हैं। आमतौर पर ये पेन बटक में होती है और कई दफ़ा पेशेंट जो होता है वो एक उंगली के इशारे से वो बताता है कि किस जगह पे पेन है, तो उसमें भी हमें सैक्रोइलिक जॉइंट को जो है वो डायग्नोस करना ईजी हो जाता है। ये दर्द या तो एक तरफ होती है या दोनों तरफ होती है, डिपेंड करता है कि सैक्रोइलिक जॉइंट एक साइड का इन्वॉल्व है या दोनों साइड का इन्वॉल्व है। इसमें 72% केसेस में ये पेन लोअर लिम्ब में जाती है और ग्राइन में ये 14% केसेस में जाती है, या ये एब्डोमेन में 2% केसेस में चली जाती है, और अपर लिम्ब में 6% केसेस लिटरेचर में रिपोर्ट हुए हैं कि ये सैक्रोइलिक जॉइंट की पेन जो होती है अपर बॉडी की तरफ भी रेडिएट कर जाती है। बाज़ औक़ात ये दर्द जो होती है ये नीचे पाँव तक रेडिएट करती है और ऐसी ट्रिकी कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशंस के अंदर इसको हमें फेसेट जॉइंट की पेन से या डिस्कोजेनिक पेन से या प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क या स्पाइनल स्टेनोसिस से डिफरेंशिएट करना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसमें इसकी दर्द का एक ख़ास पैटर्न ये होता है कि ये बैठने से और ज़्यादा देर जो है वो चलने से इसका दर्द जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जब आप एक्सर्शन इसमें होती है तो वो दर्द ज़्यादा हो जाता है। तो हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की, यानी इसका मतलब ये है कि कौन सी चीज़ है जो अगर जिन पेशेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसमें कि सैक्रोइलिक जॉइंट के इन्वॉल्व होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये अगर किसी पेशेंट में लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है या लेग शॉर्टनिंग है या ट्रामा की हिस्ट्री है या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं या प्रेग्नेंट खवातीन के अंदर इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या पेशेंट जिनमें पैदाइशी कमर टेढ़ी होती है जिसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं वो हो, या वो मरीज़ जिनकी लंबर और सैक्रल सर्जरी हुई होती है उनमें इस तकलीफ़ के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह कोजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ या डिजेनरेटिव आर्थोपैथीज़ या ट्रामा या मेटाबॉलिक डिजीज़ या वेस्कुलर इंसल्ट, एवेस्कुलर नेक्रोसिस जिसको हम कहते हैं, या नियोप्लास्टिक कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें सैक्रोइलिक जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हो, या डाइटरी डेफिशिएंसी यानी विटामिन डेफिशिएंसीज वगैरह, इन्फेक्टिव कंडीशंस या पोस्ट इन्फेक्टिव आर्थोप्लास्टी या एंडोक्राइन कॉजेज जिसमें कि हाइपरपैराथायराइडिज्म होता है, या एक्रोमेगैली जो लोग बहुत लंबे होते हैं उनके भी सैक्रोइलिक जॉइंट के इन्वॉल्व होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो कि ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं उसमें भी सैक्रोइलिक जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। इसी तरह से वो पेशेंट जो कि एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे होते हैं उसमें भी सैक्रोइलिक जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से वो पेशेंट जो कि
एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टीरॉयड करते हैं, उनमें भी सैक्रोइलिक जॉइंट के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों के अलावा चंद सिस्टेमिक इलनेसेस भी होती हैं, जिसको हम रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, हम गाउट कहते हैं, सूडो गाउट कहते हैं, या रीटर्स डिजीज़ कहते हैं, या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जैसे क्रोन डिजीज़, या अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह जिन पेशेंट्स में होता है, उसमें सैक्रोइलिक जॉइंट के इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हमें इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करना होता है इससे पहले कि हम कोई इसका डायग्नोसिस बनाएं, एंड देन वी प्रोसीड टुवर्ड द ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस ऑफ सैक्रोइलिक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। डायग्नोसिस ऑफ सैक्रोइलिक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट बेसिकली पहले नंबर पे हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, जिसमें कि हम पेन पैटर्न देखते हैं कि पेशेंट की आके कंप्लेंट करता है कि उसके बैठने से और चलने से या एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ की वजह से दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। फिर मरीज़ का मुआयना किया जाता है, जिसमें कि बहुत से टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि देयर आर 7 टेस्ट जो कि सैक्रोइलिक जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट के लिए हम करते हैं, जिसमें हम कंप्रेशन टेस्ट, डिस्ट्रक्शन टेस्ट, या पैट्रिक टेस्ट, या गेंसलिंग टेस्ट, या फिंगर फोंटाइन टेस्ट, या थाई थ्रस्ट टेस्ट, या जिलेट टेस्ट, ये मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिसकी मदद से हम डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। इसी तरह से हम ब्लॉक लगा कर देखते हैं कि जब हम ब्लॉक लगाते हैं सैक्रोइलिक जॉइंट में, तो अगर 70% से ज़्यादा पेशेंट की पेन फर्स्ट ब्लॉक में रिड्यूस होती है, तो इसका मतलब है कि पेन, द ओरिजिन ऑफ पेन इन द लोअर बैक एरिया इज फ्रॉम द सैक्रोइलिक जॉइंट। हम पेशेंट की सैक्रोइलिक जॉइंट की ट्रीटमेंट जो करने में फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेज या मेडिकेशंस, ये बेसिकली बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है, और जिससे कि पेशेंट्स जो होता है वो एक तो मुतमिन भी नहीं होता, क्योंकि दर्द की अदवायात की वजह, यूज़ की वजह से उसकी तमाम तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती। हम ऐसे पेशेंट्स की फौरी तौर पर रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट, जो कि एक एडवांस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, उसकी मदद से हम इसकी तकलीफ़ है उसको ख़त्म कर देते हैं। बेसिकली जो नर्व्स दर्द का पैगाम लेकर ब्रेन पे जाती हैं, या जो उसके अंदर 2 किस्म के फाइबर्स होते हैं, जिसको हम ए डेल्टा और सी फाइबर्स कहते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ एडवांस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, विदाउट सर्जरी, विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट कटिंग, उनको ब्लॉक कर देते हैं। इसमें हम खास तौर पर, जो कि चूँकि इसकी नर्व सप्लाई जो होती है उसको हम ब्लॉक करते हैं, हम नर्व को डैमेज नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अंडरस्टैंड करना है। नर्व के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि ए डेल्टा और सी फाइबर्स होते हैं, जो कि पेन कैरिंग फाइबर्स होते हैं, हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। और सैक्रोइलिक जॉइंट के लिए हम मीडियल ब्रांच ऑफ L4 और डॉर्सल रेमाई ऑफ L5 और लेटरल रेंचेस ऑफ S1, 2, 3 और 4 को हम ब्लॉक कर देते हैं। सो पेन कैरिंग सिग्नल टू द ब्रेन इज स्टॉप, विच हेल्प इन रिलीविंग द पेन, और मरीज जो होता है वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है, क्योंकि बहुत सारी अद्वियात की इस्तेमाल जो होती है वो मैदे की दर्द और गुर्दों की तकलीफ़ का बायस बनती है, और हम पेशेंट्स को इन चीज़ों से इस लेटेस्ट तरीका इलाज की मदद से बचा सकते हैं। आई होप दैट दिस लिटिल lecture will be helpful for you. Thank you very much.